अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतज़ार है 21 अक्टूबर का, मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं या नहीं, बावजूद इसके कि हर तरह की यकीन दहानियाँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कराई जा रही हैं। कल शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उन्होंने कहा कि अब तो ये सवाल ही नहीं बनता, ये सवाल ही पूछा जाना बेकार है कि जनाब वो वापस आ रहे हैं या नहीं 21 को। और जिस तरीके से तशहीर की जा रही है पार्टी में उनकी 21 अक्टूबर की वापसी, लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये खुद मियाँ साहब जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको किया जा रहा है 21 अक्टूबर। और दूसरी तरफ ये भी है कि मामलात इतने सादा नहीं है, इतने आसान नहीं है। खुद नून लीग का जो कैपिटल है, जिसे लाहौर कहते हैं, जो दिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पर एक टफ टाइम मिल चुका है। वहाँ पर कुछ इशारे ऐसे मिल चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ को, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है नून लीग के लिए। शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि आप पूरे दिन बड़े बाखबर रहते हैं और हर तरह से खबरें आपके पास आ रही होती है, तो मैंने कहा ज़रा फिल्टर डाउन कर लूँ और आप ही से हम फर्स्ट हैंड नॉलेज लेते हैं। क्या इस वक्त खबरें आ रही हैं मियाँ साहब की वापसी जो है वो क्यों इतनी अहम है? मियाँ साहब की वापसी दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो उनकी अपनी पार्टी के हवाले से कि वो यकीनन कायद हैं पार्टी के, और उन्होंने स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की हुई है। उन्होंने सिंध में या बलूचिस्तान में तो इतनी इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल नहीं की थी। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा या सदरन डिस्ट्रिक्ट तक वो रहे, लेकिन पंजाब बेसिकली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस वक्त आपने ख़ुद भी इशारा दे दिया, पंजाब में ना सिर्फ पीटीआई उनका एक मद्दे मुकाबिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन के उभरा, बल्कि जो इलेक्टेबल्स इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इस वक्त मियाँ साहब की वापसी उनकी पार्टी के लिए बहुत अहम है कि पार्टी की सर्वाइवल का सवाल है। अगर मियाँ साहब नहीं आते और इलेक्शन में पार्टी को मुश्किलात होती हैं या शिकस्त खाती है पार्टी, तो फिर पार्टी ख़त्म हो सकती है। ये तो एक पहलू है। दूसरा अहम पहलू, ख़ुद PMLN कह रही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क बहुत सारे दोस्त हैं जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के, जिनकी तरफ हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। बकौल मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब के उनके बड़े अच्छे ज़ाती मरासम हैं और मियाँ साहब अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तीसरा अहम पहलू जो मैं समझता हूँ कि हमारे तो इलेक्शन होने हैं जनवरी में, जैसे हमें बताया गया है, लेकिन इंडिया के भी इलेक्शन होने हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में भी एंटी पाकिस्तान पिच पे, पिछले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए। मुझे एक उनकी राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन भी याद आ रही है जिसमें बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लिया था, एक पाकिस्तान के अफसर का नाम लिया था। तो इसलिए उस सो कॉल्ड कोई ऐसी वेंचर जो मोदी साहब अपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के सर थोपें, तो मेरा ख़्याल है मियाँ साहब का जो एक ओवरचर है इंडिया के साथ, या नरेंद्र मोदी आपको याद है उनके घर भी आए थे 25 दिसंबर को, तो वो भी एक अहम एलिमेंट है मैं समझता हूँ। तो मियाँ साहब के पाकिस्तान सारे हवाले हैं। यानी पहले जो बात की जा रही थी कि सिर्फ उनके अदालतों में जो केसेस थे उसके हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब जब एक ज़ीरो रिस्क मौका आएगा उनकी वापसी के लिए तब वो वापस आ जाएंगे, तो वो डायमेंशन थी। अब इसमें और बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो जुड़ गई हैं, और स्पेशली जो इंश्योरेंस, एक तरीके से आप कह लें कि जो खलीजी ममालिक है वहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर आएगी और मियाँ साहब को इस तरह की कोई बात कह दी जाती है तो फिर उनका बयानिया बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज 16 महीने की जो इत्तेहादी PDM जमातों की हुकूमत थी, उसकी कारकर्दगी थी, वो किसी को नहीं बख्शेगी, किसी का पीछा नहीं छोड़ेगी। राइट? देखें, 16 महीने की कारकर्दगी का अभी आप और मैं या मीडिया पे एक ही यार्ड स्टिक बताया जाता है, और वो बताया जाता है महंगाई हो गई। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है
कि महंगाई बल्कि महंगाई क्या, चीज़ें महंगी तरीन सतह पर पहुंच गईं। लेकिन इससे भी बढ़ के और बात भी थी, मसलन जो पीटीआई के साबिक हुक्मरान बड़े नारों की सूरत में कहते थे कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बल्कि खुश हो के कहते थे कि अब श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान। किसी को अंदाज़ा है कि श्रीलंका बनने का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? किसी को अंदाज़ा है कि डिफ़ॉल्ट करने का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? तो कम से कम ये वाले जो एंगल्स हैं ये इत्तेहादी हुकूमत ने ना सिर्फ कवर किए बल्कि IMF के साथ जो मुआहदा तोड़ के गए थे पीटीआई वाले, उस मुआहदे को उन्होंने दोबारा वेल्ड किया, दोबारा बहाल हुआ वो मुआहदा। ये मुआहदा इसलिए नहीं कि $1 अरब पाकिस्तान को चाहिए था, बल्कि बाकी जो आपकी रिलेशनिंग होती है ख़ास तौर पर फाइनेंशियल और इकनॉमिक, वो तो हमेशा IMF की सर्टिफिकेशन के प्रिज्म में देखी जाती है। तो वो मुआहदा हो गया। यानी बड़ा भारी पत्थर चूमा, आप ये कह सकते हैं बहुत भारी पत्थर चूमा, जो करना चाहिए था वो काम किया। अब इस वक्त जो चीज़ें चल रही है जिस तरीके से और सिविल अस्करी क़यादत दे धनाधन माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्रैकडाउन हो गया और डॉलर जो है वो तकरीबन 340 से और नीचे 280 के ऊपर आ गया काफ़ी, और पेट्रोलियम प्राइसेस, सो मेनी थिंग्स। ये सारे गवर्नेंस के मामलात हैं। तो ये गवर्नेंस के मामलात तो पॉलिटिकल हुकूमतों को करने चाहिए थे। अगर थोड़ा सा वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अब जो हो रही हैं वो वहाँ पर भी हो सकती थी। और अब ये मुझे बताइए, आप दिन भर मुख्तलिफ लोगों से आपकी बात होती है, मैं तो पर्सनली जिन बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूँ वो तो इस वक्त काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं। ये दुरुस्त है बात, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपने कहा इक़दामात, अफ़गानिस्तान से जो माल स्मगल बैक होता था पाकिस्तान में, वो खैरात में तो नहीं मिलता था, वो भी तो यही बिजनेसमैन ही बेचते थे ना। यस, वो ड्यूटी उनकी बच जाती थी। हाँ, ड्यूटी बच जाती थी, टैक्सेस बच जाते थे, लेकिन मुनाफा तो इन्हीं की पॉकेट्स में जाता था। एक्सचेंज कंपनीज फॉर एग्जांपल जिस तरह होर्डिंग हो रही थी या और तरीक़ाकार हो रहे थे, अब वही लोग हैं ना जो आ गए दरमियान में। मैंने कल शब्बर ज़ैदी साहब को अपने शो में बुलाया था और मैंने एग्जैक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की। तो उन्होंने कहा कि अब जो फ़र्क आ रहा है ना, वो जो एक आदमी है पाकिस्तान में, उस एक आदमी ने तहिया कर लिया है कि मैंने मुल्क को ठीक करना है, मैं किसी एक्सपीडियंसी का शिकार नहीं हूँगा, मैंने इन सब को सीधा करना है। तो वो कह रहे थे जो पिछला एक आदमी था उनके गले में बहुत सारे, किसी को पालना था, किसी को अपने बगल में बिठाना था, किसी को डराना था, शायद वो एक फैक्टर शब्बर ज़ैदी साहब की ज़बान में। लेकिन मैं अब भी कहूँगा, मसलन रिटेलर का इशू है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, दुकानदार फिर कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे, हम आपको आटा, चाय, दाल, पानी नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स की बात होती है, वो कभी पाकिस्तान में हो नहीं सकता, वो कहते हैं जी प्रोविंशियल मैटर है। लेकिन ये एंटी स्मगलिंग के जो इक़दामात हैं, अगर वक्त के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ये बताएं कौम को कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि किसी का कोर्ट मार्शल भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, हम स्मगलिंग रोकेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कानून है, जो कानून का रास्ता है, वो बिल्कुल साफ़ है और उसको सपोर्ट दी जा रही है। यही सपोर्ट एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है और बहुत बड़ा, बहुत वाइब्रेंट डिफरेंस इस वक्त क्रिएट कर रही है। और इस डिफरेंस में बाज़ाहिर और अच्छी बात ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हम एक सही सिमत में चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप होलसेलर रिटेलर को टैक्स करेंगे, जब आप एग्रीकल्चर इकॉनमी जो इकॉनमी उसको टैक्स करने आएंगे, जब आप रियल इस्टेट को टैक्स करेंगे, और जब आप जो है वो ये आपने इतने लूप होल्स छोड़े हुए थे, और जब आप पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ होते थे सियासी मुआशी फैसलों में, जब ये चीज़ें बंद होंगी तो पाकिस्तान यकीनन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शौकत पराजा साहब और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर उनसे बात हो रही थी। और अब हम बात करेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के हवाले से, बिलखुसूस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्री टेक बेस्ड पाकिस्तान में इस वक्त स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जरा उनके ऊपर नजर डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटीज़ की। और अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ज़ोर है, शोर है स्टार्टअप्स का, जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया इस वक्त बहुत वाइब्रेंट होके एक नई विंडो पूरी खुली है पूरी दुनिया में उनकी एग्जिस्टेंस की। और पाकिस्तान में अगर आज के प्रोग्राम में जिस चीज़ को मैं शामिल कर रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीटेक कंपनी है फार्मदार, जिसके को फाउंडर मुजफ्फर मंगी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे उनकी इस पूरी कंपनी के हवाले से कि स्टार्टअप के तौर पर उन्होंने शुरू किया और कितना पाकिस्तान में पोटेंशियल वो देख रहे हैं इन चीज़ों का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें SIFC के हवाले से बात करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के अंदर। तो हमें जान छुड़ाना होगी रवायती काश्तकारी के तरीक़ों से। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर मंगी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 52% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उसका रोज़गार वाबस्ता है हमारे ज़रूरी शोबे से, लाइव स्टॉक से और एग्रीकल्चर से, लेकिन बड़े रवायती तरीक़े हैं। तो ऐसे में आपकी जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा ज़रा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, किस तरह से वो सर्व कर रही है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी ज़रूर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ी खुशी है कि आप हम जैसी कंपनीज़ को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। देखिए, फार्मदार का पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूं कि हम करते क्या हैं, तो फिर ही बेहतर हम आपको बता पाएंगे कि हम क्या इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मदार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीटेक कंपनी है। हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन किया है कि जब उनको सैटेलाइट से हम इमेजरी फीड करें, उस इमेजरी में से वो कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम कस्टमर्स को दे सकें। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जिस चीज़ को आप और मैं शायद इमेजरी कहते हैं, एक तस्वीर कहते हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली अ पिक्चर, दैट्स अ वेरी डीप डेटा पार्सल। उसमें आपको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी मिलती है, हाइपर स्पेक्ट्रल, इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, और हमारा मॉडल उसके अंदर बजरिया ट्रेनिंग कुछ चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सीड्स की कंपनी है पाकिस्तान में और वो देखना चाह रही है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर मेज़ कितना लगाया गया था, तो हम एक्चुअली ये उनको बता चुके हैं 35 मिलियन एकड़ पे इस साल स्प्रिंग सीजन में कितना मेज़ लगाया गया था पाकिस्तान में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। और जब हम मेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं मैप के ऊपर, तो फिर हम ये बता सकते हैं उसका सोइंग टाइम क्या था, उसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या था, और साथ साथ मेज़ वर्सेस साइलेज का जो एक फ़र्क होता है। तो देखिए, ये डेटा जितना एक्यूरेट हो सकता है, हमारा फॉर सम प्रोडक्ट्स इज 96.7% एक्यूरेट, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी की डिसीजंस जो आप कह रहे हैं 96.7% एक्यूरेसी। This is and I will even explain how it's tried and tested, because numerous times जब हम किसी क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे शुगर मिल्स को खास तौर पे बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो जब शुगर मिल को हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखें वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा होता है, उनका जो ग्राउंड स्टाफ है, चाहे जितना भी कॉम्पिटेंट हो, एक इंसानी लिमिटेशन है कि वो कितने बड़े इलाके के ऊपर जाके वो देख सकते हैं अपनी आंख के गन्ना कितना है, या जो पैमाइश करना चाह रहे हैं उन किसानों की फील्ड्स की किस चीज़ से वो पैमाइश कर रहे हैं। देयर आर नो लेजर टूल्स इन्वॉल्व जिसके थ्रू वो कर सकें। तो जब हम सैटेलाइट से बयान करते हैं, हमारा मोर ऑफन देन नॉट जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्लाइंट की अपनी इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। उस सूरत हाल में हम प्रीएम्प्ट करते हैं और हम क्लाइंट को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं कि इन जगहों पे हम क्लेम कर रहे हैं ये लगा हुआ है, आए हम इकट्ठे जाके ग्राउंड विजिट करके उसको चेक करके आते हैं। तो एक तो हमारी क्लेम्ड एक्यूरेसी होती है, बट क्लेम तो देखें जी कोई भी कर सकता है किसी भी चीज़ का। द रियल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ग्राउंड एक्यूरेसी, जो वैलिडेट की गई है वो क्या है। तो हमारा फोकस है हम इंफॉर्मेशन दें जो एक्यूरेट हो, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बड़ी बड़ी डिसीजंस ली जा रही हैं, बहुत सारी क्रॉप मॉनिटरिंग की जा रही है। सो इसेंशियली वी क्रिएट डेटा ऑन क्रॉप्स, कहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, किस तादाद में लगा हुआ है, कब सोइंग हुई थी, कब हार्वेस्टिंग। क्रॉप मॉनिटरिंग की जो आपने बात की, ये किस लेवल पे, मिसाल के तौर पे अगर कोई अपनी मॉनिटर करना चाह रहा है उसकी हेल्थ को, उसमें पानी के लेवल को, उसमें पेस्टिसाइड्स होना है नहीं होना है, या उसमें जो है उसको कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, कि ये सारी चीजें भी आइडेंटिफाई हो सकती है, डिटेक्ट होती हैं उसमें? यस एंड नो। यस, बिकॉज मॉनिटरिंग में जब हम आपको प्लांट हेल्थ बताते हैं और जब हम आपको प्लांट स्ट्रेस बताते हैं, अब
देखिए वो भी एक जानदार चीज़ है। आपकी मेरी जिस तरह स्ट्रेस की वजूहत होती हैं, ट्रैफिक से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, दफ्तर से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उसी तरह पौधा भी स्ट्रेस आउट हो जाता है। टेम्परेचर से, पानी की ज़्यादा होने या कम होने की वजह से, इनपुट्स यानी खादें वगैरह ज़्यादा डली हैं, कम डली हैं, गलत डली हैं, इनसे स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जब हम देख लेते हैं, एक किसान अपनी ज़मीन को हमारे से कहीं बेहतर जानता है। तो जब उसको पता होता है पानी भी मैंने लगाया हुआ है, ना ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चल रही है कि फ्रॉस्ट आ गया या कोई हीट वेव है, और उसके बावजूद हमारी रिपोर्ट स्ट्रेस शो कर रही है, देन दैट मीन्स थ्रू डिडक्शन इट मीन्स दैट दिस स्ट्रेस इज इंडिकेटिंग अ वल्नरेबल एरिया फॉर पेस्ट एंड डिजीज अटैक। कौन सा पेस्ट एंड डिजीज है वो हम सैटेलाइट से नहीं बता सकते, बट हम आपको ये बता सकते हैं दैट इफ यू एक्ट नाउ, पाकिस्तान में जो 25 से 40% फसल हार्वेस्ट तक पहुंचती ही नहीं है, उसके वेस्टेज में हम एक रिडक्शन ला सकते हैं। अच्छा। सो जो एक फूड सस्टेनेबिलिटी एंगल है जो हम पाकिस्तान में तो ये मुजफ्फर जो आप बातें बता रहे हैं, जो एग्रीकल्चर जो आपकी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इट्स गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस, वहां तो बहुत बड़ा स्कोप होगा फिर इसका। जी बिल्कुल है। एंड रिसेंटली ओनली SIFC promoted a number of startups. They took us to the Kingdom of Saudi Arabia. एंड मैं आपको बयान नहीं कर सकता एक तो किस तरह से ऑर्गेनाइज था, जो मीटिंग्स हमारे लिए लाइन अप की गई थी रेलेवेंट सऊदी मिनिस्ट्रीज से, हाउ वेल रिसीव्ड वी वर। देयर इज नो डाउट that they are approaching this in a very professional manner. They are being very methodical and they are trying to find the very best solution providers for specific problems. So इसमें कोई शक नहीं है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग को अप्रोच किया जा रहा है और जिस स्पीड से किया जा रहा है, फाइनली फूड सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है। ठीक है, यकीनन। अब जरा आ जाते हैं मैं स्टार्टअप्स के हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि बहुत पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि फंडिंग जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है, और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है जो डिमांड करता है मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत स्ट्रेंथन जिसको करना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग देखने में आई। इसकी क्या वजह है? देखिए, सो आई विल नॉट गो सो फार एज टू से कि सिस्टम वीक हो गया है, सिस्टम मोमेंटरली स्लो हो गया है। इन दोनों नज़रियों में एक बड़ा फ़र्क है। अब एक ज़माना था when interest rates were globally low, money was freely available, so that money being invested in high risk high return propositions, यानी कि startups। उन स्टार्टअप में बेतहाशा ऐसी स्टार्टअप्स इकट्ठी हो गई जिनमें बेशक वो पोटेंशियल नहीं था, बट वैल्यूएशन रेज करने में जो पहला इन्वेस्टर है, जो से फॉर एग्जांपल $10 मिलियन की वैल्यूएशन पे आया है, करते करते वो पहला इन्वेस्टर सेकंड थर्ड राउंड तक अपने शेयर्स को 10x 20x करके वो निकल जाते हैं। सो इट वाज अ बिट ऑफ दैट एज वेल। And there were many startups also, because obviously everyone has an idea, everyone wants to aim for the moon. Now what has happened is the money hasn't disappeared from planet Earth. It has just become more expensive. And when something is more expensive, it has to be approached with a bit more caution. So देखिए, क्या इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, is this the reason कि जो आपका एवरेज टिकट साइज है वो भी कम हुआ? जी बिल्कुल, इसी वजह से हुआ है। बट ये रेज आएगा दोबारा, देखिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी फंड्स, अ लॉट ऑफ लार्ज पाकिस्तानी फंड्स, वेंचर VCs हैव सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन फंड्स। So everything is kind of slowed down. So there are many VCs out there who still have funds available to them. वो selective हो गए हैं। तो for example, वो lead investors हैं Indus Valley. They have been very methodical and clear in identifying who to invest in. And if you ask me, they've made some excellent investment this year only. चंद स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। ओके, बस जाते जाते एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि ये जो कहा जा रहा है इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से, इज देयर एनी लिंकेज के जो अब्रॉड कंपनीज स्टार्टअप्स जो हैं वो अब्रॉड में या ऑफशोर कंपनीज वगैरह खोल रहे हैं? थोड़ा सा ये जरा बता दें। सो देखिए, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट if you're a startup based in Pakistan, you're earning in rupees, you're spending in rupees. बहुत सारी आपकी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो डॉलर बेस्ड होती है। सो फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह हम जो प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की, दैट इज टेंस ऑफ टेराबाइट्स अ डे, एंड दैट प्रोसेसिंग कांट बी डन ऑन योर स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। हम क्लाउड कंप्यूटिंग में करते हैं, दे चार्जेस बाय द मिनट इन डॉलर्स। सो ऑफ कोर्स इट टेक्स एन इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बट दिस इज एवरीवन इन द कंट्री अबाउट इट। हर कोई बहादुरी से सामना करने की कोशिश करे और इंशाल्लाह इसमें
उम्मीद है कि एक बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर मंगी हमारे साथ मौजूद थे और जो बड़ी अहम बात है इनकी इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के हवाले से, पूरी दुनिया में तकरीबन 168 मिलियन एकड़ पर लैंड कवरेज ये कर चुके हैं एग्रीटेक के हवाले से, एग्रीकल्चर उसमें, और एक एक लाइन ऑफ कोड जो है वो पाकिस्तान के लड़कों ने बनाया, पाकिस्तानियों ने बनाया, पाकिस्तानी यूथ ने बनाया। दैट्स द मेन थिंग। और मजीद आगे बढ़ेंगे, ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद जरा जायजा लेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव जारी है, इस पोलियो मुहिम के हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क भर में 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रही और इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों जिनकी तादाद जो एक हदफ था तकरीबन उसमें 4 करोड़ 44 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो देने का एक कह लें कि एक टारगेट है जिनको दिया जाना है। बात सारी है कि पाकिस्तान एक वक्त में पोलियो फ्री हो चुका था, इस अफरेज से हम जान छुड़ा चुके थे, लेकिन उसके बाद दोबारा ये केसेस पाकिस्तान में सामने आए और 2021 में पोलियो का सिर्फ एक केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था और 2022 में एक साल बाद 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा के सारे केसेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। कितना ज़रूरी है इससे लड़ना, इससे बाहर निकलना, अपने बच्चों के इलाज, क्योंकि ज़ाहिर है पोलियो का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन जो है वही माजूरी से बचा सकती है। इसी सिलसिले में डॉक्टर फसातुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज़ अतफ़ाल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कितना ज़रूरी है इस तरह की ड्राइव्स का कंटिन्यूटी के साथ, तसद्दुल के साथ जारी रहना, और फिर क्यों नहीं हम कवर कर पा रहे, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। एक वक्त में पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा ये केसेस आना शुरू हुए पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम मौजू आज आपने टेकअप किया है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री नहीं हो पा रहा है, और इसमें जो एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है हमारा बहुत पोरस है, और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो होते हैं वो नक़्ल हरकत कर रहे होते हैं, और फिर हमारे ट्राइबल एरिया में भी जो कंप्लायंस है पोलियो ड्रॉप्स लेने का वो बहुत पुअर है, इवन हमारे सिटीज़ में भी है। तो एक तो ये कि जो लोगों में एक एप्रीहेंशन है, एक किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ। सर क्या वो जो मिथ्स हैं, क्या शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिसका बच्चा माजूर होता है फिर तो वो वही पूरी जिंदगी ये झेलता है ना, तो ऐसी क्या मिथ्स हैं? सिस्टमैटिकली कुछ पॉलिटिकल वाक़यात ऐसे हो गए थे कि जिसके बाद एक ख़ास किस्म की वेस्टेड इंटरेस्ट जो था उन्होंने ये बात काफ़ी फैलाई कि जनाब इस पोलियो ड्रॉप्स के देने से कोई फैमिली प्लानिंग या इस किस्म की कोई चीज़ें की जा रही हैं कि हमारी अफज़ाइश नस्ल जो है वो रुक जाएगी, और ये पोलियो ड्रॉप्स के ज़रिए हमें एक किस्म से स्टरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहरहाल ये नेगेटिव जो एक प्रोपेगेंडा किया गया और उसने बड़ा वो कारगर हुआ, और लोग बहुत तादाद में स्पेशली हमारे जो ट्राइबल एरिया के लोग थे वो इस किस्म की अफवाहों में बहुत ज़्यादा उन्होंने यकीन कर लिया। और फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि हमारी इवन अर्बन एरियाज में, क्योंकि हम जो ये पोलियो ड्राइव बार बार करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जाए। मतलब जैसे गल्ला होता है जानवरों का, और उसमें यकमुश्त सबके साथ पूरी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीनेट किया जाता है कि इंटायर जो फ्लॉक है उसमें से वो डिजीज एरेडिकेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कंप्लायंस है वो कम होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो होते हैं वो अनवैक्सीनेटेड रह जाते हैं हर मर्तबा जब हम ये पोलियो ड्राइव करते हैं। और वो रेजिडेंट जो पॉपुलेशन होती है उसमें फिर वो जो पोलियो का जरासीम है वो मौजूद रह जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर द एज ऑफ 5 years शुड बी वैक्सीनेटेड एट वन टाइम। जैसे कि हमने कोविड के दिनों में देखा एक हर्ड इम्यूनिटी जो आप कह रहे हैं वो हमने कोविड के दिनों में देखी थी ना सर, तो उतनी इफेक्टिवली हम क्यों नहीं कर सके?
नहीं, वही मैंने बताया ना कि इसमें जो एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है वो पॉलिटिकल है, वो मेडिकल अच्छा। नहीं है। मतलब सर हमारी ये बताइए कि वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पर क्या होता है इस तरह की वैक्सीनेशन के हवाले से, किस हद तक मैंडेटरी है वहां पर? देखिए, वहाँ तो तकरीबन 100% वैक्सीनेशन होती है। अलबत्ता वहाँ पर भी कुछ ऐसे मजहबी ग्रुप्स होते हैं जो वैक्सीनेशन को नहीं मानते और डिनाई करते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन में एक तबका हमेशा ऐसा रहा है जो मॉडर्निटी को और जदीद इजादात को एक्सेप्ट करने में वो टाइम लेता है। तो बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ स्टिल पोलियो की केसेस नमूदार होते हैं। और हमें इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये पूरे अर्ज से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह हमने इंसानियत ने स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ही एक चेचक जो थी, बड़ी एक तकलीफदेह बीमारी थी, और वो आज अल्लाह का करम हुआ है कि वो बिल्कुल ही पूरे अर्ज से ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ सर एक जो परेशान कुन बात है वो ये कि पेशावर और कराची के 5 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, और इसके तमाम जो मजबूत नमूने हैं वो जेनेटिकली बुनियादी तौर पर वही अफगानिस्तान के जो हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं। बात यह कि इसमें फिर मेरे ख्याल से सिफारतकारी जो है वो इंतहाई अहम है। आप अफगान हुकूमत को वहाँ पर समझना चाहिए, वो अपनी आवाम को वहाँ पर फिर और परेशान कुन सूरत हाल होगी। अगर वहाँ से हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ तो बहुत होगा फिर। नहीं, अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव हो रही है और पोलियो पिलाया जा रहा है सरकारी तौर पे। वहाँ कोई उनकी हुकूमत ने कोई मना नहीं किया हुआ है और ना वो इनकरेज भी कर रहे हैं। उनके यहाँ भी इसके एड्स उनके टीवी पे आप देखें तो वो एड्स आते हैं पोलियो के, और वहाँ भी समझाया जाता है। लेकिन असल में जो पसमानदगी है और स्पेशली जो लिटरेसी है, और फिर एक जो किस्म की ट्राइबल जो एक मेंटालिटी होती है कि जिसमें कोई एक एल्डर अगर कोई कह दे एक बात और उसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, बस उसने एक बात कह दी कि भाई ये नहीं पिलवाना हमने, तो वो पूरी इंटायर जो आबादी होती है वो मना कर देती है कि जी नहीं, हम तो नहीं पिलवाएंगे अब। तो ये एक बड़ी एक जो कल्चरल एक प्रॉब्लम है, और उसको इन चीज़ों को आसान नहीं होता इस बैरियर को तोड़ना कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा एक मसला है। सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में टर्शरी लेवल के ऊपर और फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या ये भी रुझान होता है कि लोग जो है वो प्राइवेटली ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि इस तरह की वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए बनिस्बत सरकारी इदारों के, या ये जो गवर्नमेंट इस तरह की ड्राइव लेके चलती है वहाँ पे करप्शन का भी अंसर बहुत सारा लोग एक परसेप्शन में लेके चलते हैं, क्या हकीकतन ऐसा ही है? एक अर्ज इब्तिदा में था और बहुत से लोग जो होते थे वो कहते थे कि डॉक्टर साहब जो घर पे पिलाने आ रहे हैं हम उनसे नहीं पिलवाएंगे और हम आपके यहाँ आके पिलवा देंगे। तो फिर ये कि जो पोलियो की इंसदाद जो तहरीक वो है निज़ाम है, उसने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो पोलियो डे होता है उसमें वो अपने वहाँ पे भी इंतजाम करते हैं, और जो लोग अप्रीहेंसिव होते हैं घर पे पिलवाने में वो आके हमारे सेंटर्स में पिलवा देते हैं। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर डॉक्टर्स यही इनकरेज करते हैं और ये उनको पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि आपके घर पे जो पोलियो पिलाने आ रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिकली और जो कोल्ड चेन उसकी मेंटेन करनी होती है उसको मेंटेन करते हुए ये तमाम तर ये चीज़ें हो रही हैं, और आपको किसी तौर पे भी उसमें किसी किस्म की अप्रीहेंशन होने की और किसी किस्म के शुरू को शुबात होने की ज़रूरत नहीं है। और वो बल्कि मैं तो इस तरह बोलता हूँ कि भाई वो तो बड़ी ताज़ी वैक्सीन आती है तो बाहर से इंपोर्ट होती है, वो तो सीधा गवर्नमेंट के पास आती है, उसके बाद तो हमारे पास आती है। सही। तो इसलिए जब उनको पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझ रहा हूँ कि अब लोगों में इब्तिदा में जो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी अप्रीहेंशन था वो कम हो गया है, क्योंकि सर लोगों का जो अप्रीहेंशन होते हैं सर वो उसकी सर उलमा का भी रोल है। उलमा भी इस चीज को इनकरेज करें और किया है ये उलमा ने, सब कुछ किया, लेकिन लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जनाब जो सरकारी पिलाई जा रही है वो एक्सपायर्ड है, वो उसकी उसको लेकर उनके साथ मसाइल रहते हैं, ये सारी चीजें। वो पोलियो की वैक्सीन चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट
वो एक ही वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन। वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फसातुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात सर ये है कि इसमें ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कराची में बिलखुसूस और तमाम शहरों में लगभग इसमें कोई वो नहीं है कि तमाम स्कूल्स जो हैं वो मैंडेटरी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं विद द कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट्स कि जनाब हम स्कूल में जो है ये ड्राइव चल रही है, आप इसको करवाइए। इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहनी चाहिए तमाम सरकारी स्कूलों में भी और मज़ीद जहाँ जहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही इन चीज़ों को कवर करना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका मुस्तकबिल हम बड़ों ने ही महफूज बनाना है। इन कतलों के एवज जो पोलियो वैक्सीन ड्राइव है, एंटी पोलियो वैक्सीन ड्राइव है, इसको कामयाब बनाना हमारा आपका इखलाकी, दीनी और माशरती फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।